आज हमसे रूबरू हैं ओपी बुनकर जी। आप अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर हैं प्रशासन। बुनकर जी, आपका स्वागत करते हैं। बुनकर जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां 2020 में उदयपुर के ज़िला प्रशासन ने संभाली। 2021 आ गया, जिम्मेदारियां कम नहीं हुई, बढ़ गई हैं और अब वैक्सीनेशन का काम और आ गया। बताएं कि ये 2021 में और क्या क्या योजनाएं हैं जिनका आप प्रशासन के ज़रिए अंजाम देंगे। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि 2021 में वैक्सीनेशन का काम बहुत बड़ा काम होने वाला है और उसके लिए शुरुआत अभी कोरोना वॉरियर्स से कर दी गई है और सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन हो रहा है और उसके बाद में जो दूसरे कोरोना वॉरियर्स हैं, ग्राउंड कर्मचारी हैं, उनको लगेगा। उसके बाद में जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं या जिनके अन्य बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फेज़ मैनर में ये काम अभी प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि 2021 में जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो यही रहेगी कि ये वैक्सीन प्रभावी रूप से लगा दी जाए, जिससे कि कोरोना से पूर्णतः जो है सुरक्षा प्राप्त हो जाए। बुनकर जी, जो वैक्सीन की पहली खेप आई तो उसमें दोनों बातें हैं कि प्रसन्नता भी बहुत सारे लोगों को हुई, ज़्यादातर को हुई। तो बताएं कि वो कैसा अनुभव था कि उस खेप को लाना और हमारे शहर और हमारे अंचल में फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए, जैसे मुझे याद है कि जब पहला केस उदयपुर में आया था, या मैं तो कहूँ उससे पहले भी, जब इटालियन ग्रुप यहाँ से घूम के वापस गया था और वो जब जयपुर में पॉजिटिव आया था, उसके बाद में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की टेंशन मतलब प्रशासन और आम पब्लिक गुजरी, उसके बाद में जब मुल्ला तलाई के अंदर जो केसेज फर्स्ट आए, उसके बाद में जिस तरह का रूथलेस कंटेनमेंट किया गया और जिस तरह की दहशत शहर में फैली, और उसके बाद काफ़ी मतलब सितंबर में आते आते पीक जब हम पहुँचे तो उस वक्त ऐसा रहा कि हॉस्पिटल्स में बेड की भी बहुत कमी आई और बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा। तो ये ज़रूर है कि हमने काफ़ी बुरे दिन इसके लेके देखे हैं और ये जो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि भाई कोई वैक्सीन आए और वैक्सीन भी भारत में ही बन के और हमारे बीच में पहुंची, तो ये बहुत ही सुखद एहसास था। और मुझे लगता है कि ये भारत में ही बन के और वैक्सीन पहुंची, उससे जो आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को शायद थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वो इसीलिए लग रहा है कि उनको अविश्वास हो रहा है, मतलब ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे हम, लेकिन जबकि हमको विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जितनी वैक्सीन्स हैं उसकी 40% से ज़्यादा मतलब इंडिया में ही बनती हैं और इंडिया ही सप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई वैक्सीन बनाने में या उसके अंदर कोई पीछे हों, हम बहुत अग्रणी हैं और इसीलिए ये बहुत अच्छी वैक्सीन्स बन के आई है। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं ओपी बुनकर, आप अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर हैं। बुनकर जी, ये बताएं कि जब पहली वैक्सीन की खेप डोज रिसीव करने एयरपोर्ट गए, वो अनुभव कैसा था और उसके बाद उसका प्रबंधन, उसे स्टोरेज और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में आता है, ये प्राथमिक चरण की क्या क्या व्यवस्थाएं थी और उसमें प्रशासन की क्या सहभागिता रही? देखिए, जब सबसे पहली बार जो वैक्सीन की डोज एयरपोर्ट पे पहुंची, उसमें राज्य सरकार के निर्देश थे और वैसे भी दिली इच्छा थी कि सबसे पहले वहाँ जाके जो वैक्सीन की खेप है उसको प्राप्त करें। और तो वो एक ऐसा था ड्रीम कम ट्रू टाइप में, क्योंकि हम पूरे 2020 में सोचते आए कि भाई वैक्सीन आए ताकि ये जो समस्या आई है, जो महामारी आई है, उसके ऊपर हम पूर्णतः काबू पाएँ। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा, सुखद एहसास हुआ। और उसको क्योंकि कोल्ड चेन उसको मेंटेन करनी होती है, इसलिए एयरपोर्ट पहुंच के सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से हों, इसके लिए ही एयरपोर्ट पहुंचे और वो कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसको वहाँ से लाके और बड़ी में जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है वहाँ उनको रखवाई गई। और अब वो जो चरणबद्ध तरीके से जो लगवाई जानी है वैक्सीन, उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती रहती हैं और कार्रवाई जारी है। प्रथम चरण में कितनी डोजेज हमारे यहाँ आई और उनमें से उदयपुर शहर में कितनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कब और कैसे हुआ और आगे कैसे होगा? देखिए, अभी चूँकि हमारा संभाग मुख्यालय है तो 1,05,000 डोज हमारे को प्राप्त हुई थी। उसमें 40,000 के करीब डोज जो हैं वो हमारे उदयपुर को मिली हैं और बाकी जो आसपास के जो संभाग के ज़िले हैं उनको वितरित कर दी गई हैं। और ये जो 40,000 डोज हैं, ये मुख्य रूप से ये है कि 36,000 के करीब हमारे जो कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन के हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने कि कोरोना के पूरे काल में बहुत अच्छा काम किया और बहुत, तो जो भारत सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए क्योंकि सबसे हाई रिस्क ग्रुप वही है। तो अभी जो है वो उन लोगों को ही वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गई है और उसके तहत ही सेशन प्लान करके और कोविन ऐप से वो कार्रवाई जारी है। ये जो 40,000 डोजेज आप बता रहे हैं, तो ये प्राथमिक तौर पर तमाम मात्र सिर्फ चिकित्सा कर्मियों को ही लगेगी या इसमें दूसरे पुलिस या दूसरे प्रशासन के लोग भी शामिल होंगे?
नहीं, अभी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रथम चरण में सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद में द्वितीय चरण में जो दूसरे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि पुलिस है या प्रशासनिक जो अमला है जो कि कोरोना के अंदर जो जूझ रहा था, उसके अलावा जो टीचर्स हैं, इस तरह के जो स्टाफ होंगे उनके जो है द्वितीय चरण में लगाई जाएंगी। तृतीय चरण में जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं या फिर जिनके कोमॉर्बिडिटी यानी कि जिसके दूसरी कोई अन्य बीमारी साथ में है, उन लोगों को लगाई जाएगी। बुनकर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो डोजेज़ अब तक लगाई गई तो ये मात्र सरकारी चिकित्सा कर्मियों की ही लगी या इसमें आपने प्राइवेट चिकित्सा कर्मी को भी शामिल किया? नहीं, देखिए, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि कुछ लोगों को अभी इसके बारे में आशंका भी थी और इसलिए भी इसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे आरएनटी के हों, वो शुरू से इससे जूझ रहे थे। मतलब सबसे पहले जब उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद में ये हुआ कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी गवर्नमेंट को ही रखी है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये जैसे ही सेशन साइट्स बढ़ाने की अनुमति मिलेगी तो इनके अंदर 36,000 के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शामिल हैं, तो उनको भी किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार को गवर्नमेंट से चालू किया है और सभी जो चाहे प्राइवेट में हो, निजी हो, चाहे खुद का अपना नर्सिंग होम चलाता हो, उन सब का भी नंबर आएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर हमारे साथ, इनसे बातें जारी रखेंगे। बुनकर जी, थोड़ा सा बात करते हैं 36,000 लोग जिनको फर्स्ट फेज़ में डोज दिलवाई गई। बताएं कि कुछ एप्रीहेंशंस थे, यानी चिकित्सा कर्मियों में भी कहीं ना कहीं वहम था या कुछ चिकित्सा कर्मियों ने ऐसा तो संकेत नहीं दिया कि इसे लगाना ठीक ठाक नहीं है या उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, तो बहुत सारे लोगों में कहीं या कुछ लोगों में कहीं इस तरह के एप्रीहेंशंस देखने को मिले? देखिए, जो अभी चिकित्सा कर्मी ये वैक्सीन बहुत उत्साह से लगवा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे भ्रामक सामग्री अभी प्रचारित हो रही है जिसमें उनको कहा जा रहा है कि भाई नहीं, ये अभी भी ट्रायल ही है या अभी ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। ये सभी चरणों की जो टेस्टिंग है ये पूर्ण हो चुकी है इस पर, उसके बाद ही इसको अप्रूव किया गया है और इसका कोई अभी तक साइड इफ़ेक्ट पहले भी नहीं बताया गया था। छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट जो हो सकता है कि भाई कोई चक्कर आना या उल्टी हो जाना या सिर दर्द होना या जो जिस जहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है उस पर थोड़ा सा इरिटेशन होना या कोई एलर्जी होना, तो ये स्वाभाविक है। ये मतलब दूसरी वैक्सीन भी लगती हैं तो उसमें इतना सा कुछ हो सकता है। बाकी अभी तक का जो भी वैक्सीनेशन का चरण है उसमें एक भी कोई ऐसा गंभीर किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, पहला तो ये। दूसरा, इससे जो है इम्यूनिटी डेवलप होगी, मतलब इससे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे कोई बुरा होने वाला हो, तो इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है और सभी जो चिकित्सा कर्मी अभी वो लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे धीरे धीरे बाकी जो पब्लिक में जिसमें अभी थोड़ा भ्रम है वो भ्रम भी दूर होगा और ये बहुत अच्छे से आगे चलेगा। बुनकर साहब, इसमें एक और चीज़ कही जाती है कि आपको जब पहली डोज़ लगती है उसके 28 दिनों बाद दूसरी डोज़ भी लगवाई जानी है, तो बताएं कि इस दूसरी डोज़ की ठीक ठाक व्यवस्था हो, यानी व्यक्ति वो मिस न कर जाए, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, इसी के लिए जो है भारत सरकार ने एक कोविन ऐप के माध्यम से ही ये जो है वो सारा का सारा मॉनिटरिंग हो रहा है। इसीलिए जो है जैसे हमको अभी प्लान केवल 900 जो है चिकित्सा कर्मी पर डे कर रहे हैं और उसमें वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई आज किसको डोज लगा, उसमें सारा डेटा फीड होता है और 28 दिन के बाद में जो है वो वापस उसी हिसाब से फॉलोअप होगा। और इसमें ये भी है कि जो 28 दिन का पीरियड है वो 28 दिन से मतलब 4 वीक से लेके 12 वीक तक का है वो उसमें, तो वो मतलब 4 वीक तक के बाद में 4 वीक से लेके 12 वीक तक कभी भी लग सकता है। तो इसलिए ऐसा लेकिन हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, लेकिन दूसरी डोज लगनी है उस 4 वीक से लेके 12 वीक के बीच में। और मुझे लग रहा है कि कोविन ऐप है, चूँकि इसमें सारा का सारा सिस्टम ऐसा है कि ऐसी कोई गलती होने की संभावना होगी नहीं। थोड़ा सा जिक्र करते हैं कोल्ड चेन का। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसी भी वैक्सीन में होता है, उसे उस तापमान तक अगर नहीं रखा गया तो वो बेकार हो जाता है। तो बताएं कि इस कोल्ड चेन की श्रृंखला को मेंटेन रखें, इसके लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त प्रबंध आपको ज़रूर करने पड़े होंगे। जी, तो वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कोल्ड चेन का, हालांकि जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं उनमें सब में ही कोल्ड चेन का रहता है, चाहे हम पोलियो की वैक्सीन की बात करें या BCG की बात करें या जितने भी वैक्सीनेशंस के अंदर वो दूसरी वैक्सीन चल रही हैं। तो इसमें भी चूँकि हमारे पास हमारा वैक्सीनेशन का साल भर कार्यक्रम चलता रहता है छोटे बच्चों के लिए, इनके लिए, तो हमारा सारा सिस्टम इन प्लेस है। मतलब बस उसको ये है कि एक बार रीचेक करने का और दुरुस्त करने की बात थी कि भाई हाँ वो सब
कोई ऐसी खामी तो नहीं है। और उसी के तहत ये है कि इसमें भी 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और इसी तरह जैसे बड़ी के अंदर वॉक इन कूलर है हमारे, जहाँ की पूरा बड़ा स्टोरेज होता है। फिर उसके बाद में कैरियर बॉक्सेज होते हैं जिसके अंदर की वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उनके थ्रू ही जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनको। और जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पे भी उनको रखने की ऐसी प्रभावी व्यवस्था है। तो कोल्ड चेन मेंटेन रहेगा, ये पहली प्राथमिकता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि उसकी थोड़ी इफेक्टिविटी कम हो जाए। 2 डिग्री से यदि कम तापमान है तो भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है? हाँ, 2 डिग्री से कम पे वो जो है वैक्सीन जम जाती है, और जमने के बाद में उसमें जो है उसकी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह पाएगी वो। इसलिए उसको ये है कि निर्देश ये है कि अगर वो जम जाए और उसके सॉलिड लिक्विड अलग हो जाएं तो उसको डिस्कार्ड ही करते हैं, उसको लगाई नहीं जाएगी फिर। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर। बुनकर जी, वैक्सीन का ये क्रम शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग उदयपुर शहर में ये आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो आम आदमी जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है उसका नंबर कब आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन में मतलब हर आदमी का नंबर आना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि ये जो चेन है ये टूटे और हार्ड इम्यूनिटी जिसकी कि हम शुरू से बात कर रहे हैं वो आ जाए। उसके लिए ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो लोग फैला सकते हैं, जिन लोगों के लाइफ थ्रेटनिंग ये होता है, सबसे पहले उनका नंबर आए। तो सबसे पहले इसीलिए सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों को लिया गया है। उसके बाद में वो सरकारी कर्मचारी या जो NGOs के लोग जिन्होंने कोरोना के समय में बढ़ चढ़ के काम किया था, जिनकी पब्लिक डीलिंग है, उनको द्वितीय चरण में लिया जाएगा। तृतीय चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोग, क्योंकि वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको लिया जा रहा है। या फिर ऐसा कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज है तो उन लोगों को इसमें लिया जाएगा। तो ये इतना करने के बाद में संभावना ये इसकी है कि ये हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और फिर ये इसके जो है स्प्रेड ही बंद हो जाएगा। फिर भी जो है मुझे लगता है कि ये जब तक प्रक्रिया चलेगी तब तक जो है वो गवर्नमेंट और भी ऑप्शन भी दे देगी शायद, जब तक कि मार्केट में भी ये आ जाएगी। और बाकी हो सकता है रेगुलर इम्यूनाइजेशन में भी इसको शामिल कर लिया जाए। तो मतलब किसी को भी इसमें आशंकित होने या डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को नहीं लगेगी या इससे क्या होगा, क्योंकि मतलब सरकार सबकी चिंता कर रही है। लेकिन चूंकि अब कितनी सप्लाई हो रही है और उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करना है वो उसको देखते हुए सारी कार्रवाई हो रही है। कोई भी व्यक्ति जिसे चिंता हो, फर्ज़ कीजिए को 70 साल से अधिक का व्यक्ति, बुजुर्ग है, महिला या पुरुष, और वो ये कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और उनके मन में इच्छा है कि हम भी वैक्सीन लगाएं और आप तक पहुंचे या संपर्क करें कि बुनकर साहब हमें भी वैक्सीन लगवाना है, उसे क्या कहेंगे आप? जी, उन सब लोगों के लिए मेरा यही है कि ये जो कोविन ऐप है, अभी धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। अभी जो है रजिस्ट्रेशन जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके हुए हैं, उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके हो रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये पब्लिक के लिए खुलेगा जिसके अंदर की 50 साल से अधिक उम्र के लोग और कोमॉर्बिडिटी वाले लोग, उनको भी रजिस्ट्रेशन, उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी होगा और बाद में जो गवर्नमेंट के पास डेटा है उससे भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी कार्रवाई अभी जल्दी शुरू होने वाली है। फिर थोड़ी सी बात राज्य कर्मचारियों की और केंद्रीय कर्मचारियों। आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अब कर्मचारियों का शुरू हुआ है, तो बताएं कि इसमें राज्य कर्मचारी ही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है? राज्य कर्मचारी हैं तो उनमें से कौन कौन से हैं और किनको छोड़ दिया गया है? और दूसरे केंद्रीय या PSU है, ये इनके भी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे या नहीं? नहीं, अभी इसमें जहाँ निर्देश प्राप्त हुए हैं इसमें सभी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं और केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, PSUs के भी हैं। इसमें प्रायोरिटी उन लोगों की है जिनके की जो कोरोना के समय में जो इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे थे उनको प्रायोरिटी है, और उसमें से सेकंड प्रायोरिटी उन लोगों की रहेगी जो पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से इसमें लिया जा रहा है। इसमें भी अभी और क्लैरिटी भारत सरकार से आनी बाकी है, लेकिन ये भी चरणबद्ध तरीके से सभी का इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। वे लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो सेकंड फेज़ में शामिल हो सकते हैं, वे अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो क्या करेंगे? हाँ, उसमें अभी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वो डेटा जो है वो CMHO को ईमेल पे भिजवा दें। अपना उसका डेटा का एक एक्सेल शीट में फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर जो अपने संस्था प्रधान है वो अपने सभी कार्मिकों को डेटा CMHO को भेजें। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे रूबरू हैं ओपी बुनकर, आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन है। बुनकर जी, जाते जाते उदयपुर वासियों से क्या कहेंगे? पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर और दूसरा कोरोना को लेकर। सभी मैं उदयपुर वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक जो कोरोना के खिलाफ जंग थी वो बहुत सतर्कता से हमने लड़ी है, और अभी भी सजगता हमको रखनी है, क्योंकि अभी वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगेगी, लेकिन वैक्सीन में भी जिसको लग गई है उसको भी 2 डोज लगने के भी 28 दिन तक
जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसको भी सुरक्षा रखनी है। तो इसलिए अभी सभी को मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। यानी कोरोना गया नहीं, ऐसा ना कोरोना समझें। गया नहीं है, और संख्या हो सकता है अभी जब पिछले दिनों से थोड़ी कम आ रही है, तो लेकिन इससे ये नहीं समझें कि भाई कोरोना चला गया। अब उस स्थिति को याद करें जब हमारे शुरू में 1 पॉजिटिव आया था और 4 आए थे, तो उसमें भी हम जब हिल गए थे। तो अभी भी जो 10 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है, तो मतलब ये भी फैलाने के लिए काफ़ी है। एक जैसे साउथ कोरिया का उदाहरण है कि एक ही आदमी ने जो है वो करीब 6000 लोगों में फैला दिया। तो इस तरह से ये है कि भाई फैलाने के लिए एक ही आदमी काफ़ी है, इसलिए सतर्कता हमको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो ही हम आगे प्रगति कर पाएंगे। ओपी बुनकर जी, आपका हृदय से आभार।